हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों जो हमारा नीट रिवीजन चेकलिस्ट चल रही है, जिसमें हम क्विक रिवीजन एक हमारी जो सीरीज है क्विक रिवीजन कर रहे हैं। सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या क्वेश्चन का टाइप है, जितने भी अभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उन सबको मैं ध्यान रख कर आपके लिए जो ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ। इसमें आज हम काइनामेटिक्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने यूनिट एंड डायमेंशन आपको कंप्लीट करवा दी है। अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन फिर भी कोई टॉपिक ऐसा चाहिए जो आपको नहीं आ रहा है, वो मैं करवा दूंगा, आप बताइएगा, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड जो मेरा टॉपिक है, आज हम काइनामेटिक्स, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन तो कर दिया है लेकिन अभी काइनामेटिक्स 1D हमारी बची हुई है, ठीक है। तो 1D में आपने पढ़ा होगा काइनामेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स 1D जहाँ पर हम क्या डील करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बेसिक बातें आपको सब पता होंगी, कुछ कुछ बेसिक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जो काइनेमेटिक्स को आपको आने ही चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, काइनेमेटिक्स क्या है? सबसे पहले काइनेमेटिक्स हम स्टडी करते हैं मोशन का विदाउट नोइंग इट्स कॉज हम क्यों हो रहा है मोशन हमें नहीं पता, ना हम उसको जानते हैं, हम उसको फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। ये दो टाइप की होती है, स्टैटिक और डायनामिक। अगर हम डील करेंगे मटेरियल ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है तो वो स्टैटिक के अंदर आता है, और अगर हम उसके कॉज ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे तो फिर वो डायनामिक्स में आ जाता है। अभी हमें सिर्फ काइनेमेटिक्स देखना है। तो सबसे पहले हमारा आता है रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और उसके बारे में जितने भी पॉइंट होंगे मैं आपके सामने लिख के रखता हूँ और आप इसको रिवाइज करिए। अगर आपने पहले कहीं से भी कोई भी कोचिंग से पढ़ा है, एक बार इस सीरीज को देख लें, आपका सारे पीवाईक्यू और फॉर्मूला रिवाइज हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपके लिए लिखा है रेस्ट और मोशन आपका क्या है, रिलेटिव टर्म। आप ये बोल सकते हैं कि हमारी कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में और एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन या आप बोल सकते हैं पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, आप उसको रेस्ट कहेंगे। अगर पोजीशन चेंज हो रही है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ऑब्जर्वर एक ही में होना चाहिए और आपका जिस जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जर्वर दोनों एक में होने चाहिए। जैसा आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक बस में दिल्ली को जा रहे हैं, आपका दोस्त आपको छोड़ने आ रहा है, तो आप दोनों का भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही है। पोजीशन आपकी चेंज हो रही है तो आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं। लेकिन अगर आपकी बस चल रही है, आपके दोस्त क्या कहेगा, आप तो मोशन में हैं, लेकिन उस बस में बैठे हुए कोई ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रेस्ट में होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आगे हम बात करें रेस्ट एंड मोशन के बाद, हम इस चैप्टर में ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, या पॉइंट मास कभी भी अगर आपको लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है बच्चों, वो बहुत कम होना चाहिए रेंज ऑफ मोशन से। अगर रेंज ऑफ मोशन जो पूरा रेंज है उसका, उससे वो ऑब्जेक्ट का साइज बहुत कम है तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं, जो आप अपना कैरिज ले जाते हैं, रेलवे कैरिज जो होता है आपका, अगर आप उसको स्टेशन टू स्टेशन मूव करवा रहे हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके मोशन के रेंज से बहुत कम है, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कई बार पूछ लिया जा सकता है। बेसिक पर मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ, आप बेसिक अच्छा रखिए। जैसे ही रेस्ट, देखो रेस्ट तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ऑब्वियस बात है, रेस्ट आपको पता ही है। जब मोशन होगा तो मोशन होने के बाद पहली जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो आएगी डिस्टेंस, ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी हमारे पास आएगी डिस्प्लेसमेंट। हमें इसको 360 एनालिसिस करना है। ये जो क्लास है ये नॉर्मल क्लास नहीं होगी, एक दिन ये रिवीजन चेकलिस्ट वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन चेकलिस्ट बनेगी पूरे इंडिया में, ठीक है। इसलिए मैं अभी बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस पर। तो देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो जो डिस्टेंस होती है बच्चों, वो होती है टोटल पाथ लेंथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनिट सेकेंड में या किसी टी टाइम में जो पाथ लेंथ ट्रेवल करेगा, ठीक है, टोटल पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं, या आप बोल सकते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ जो ट्रेवल करेगा उसको आप बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। और अब देखिए पाथ लेंथ अगर शॉर्टेस्ट है, क्योंकि अगर आप देखें
दो पॉइंट के बीच में डिफरेंट डिफरेंट पाथ लेंथ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप दिल्ली टू अपना होम टाउन देखें, आप बाई एयर आएंगे अलग पाथ लेंथ होगी, आप बाई बस आएंगे अलग पाथ लेंथ होगी, आप पैदल आएंगे पाथ लेंथ अलग होगी, समझ रहे हैं ना। अगर आप अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं तो आपकी पाथ लेंथ अलग अलग होगी, लेकिन उनमें से एक ही पाथ ऐसा होगा जहाँ पर आपकी डिस्टेंस सबसे कम होगी। तो कम शब्दों में अगर मैं इसको लिखूं, ये आपकी एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ। और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये आपकी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात बच्चों, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी। कई बार ना हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आप खुद ही देखिए, अगर हमारी फाइनल पोजीशन ज़्यादा हुई, इनिशियल की कम हुई, तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो गई तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों बराबर होगी, जैसे आप घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए, तो दोनों लोकेशन को इंसाइड करेगी तो जीरो हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक बात है बस। और डिफरेंस क्या है, जो डिस्टेंस है बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है और ये आपकी वेक्टर है। इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होगी। अगर आप दिल्ली टू अपना होम जा रहे हैं, होम टाउन जा रहे हैं, तो बाई एयर डिस्टेंस मिनिमम होगी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सिंगल वैल्यू होगी इसकी, इसकी मल्टीपल वैल्यू होगी। जो इसमें सिमिलरिटी है, दोनों की यूनिट सेम होगी, डायमेंशन सेम होगी, जो है हमारी मीटर, ठीक है। अब आप देखिए, ये तो बेसिक सी बात थी। अब जो हमें काम की बातें करनी है वो ये है, जो डिस्टेंस है, पहली बात हम काम की करेंगे, डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगी। कहने का मतलब बच्चों क्या है कि अगर आप किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस देखें, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। आप खुद ही देख लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट ए से बी गए हम, ठीक है, बी से सी गए, फिर सी से वापस ए में आए, ठीक। अगर ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये 5 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे अगर हम, तो कितना आ जाएगा, 3 4 7 और 5 12 आ जाएगा। 12 मीटर क्या हो जाएगी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल 5। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट में। एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगी, कब, जब कोई पार्टिकल चलता रहे स्ट्रेट लाइन में विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। मान लो एक पार्टिकल ए से बी गया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी, वापस नहीं आना है, उसी स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करना है मोशन के लिए, तो आपका डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। या आप बोल सकते हैं जब वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है यहाँ तक। एक और बात बताएं आपको इसी में, अगर आप इसको टाइम से डिवाइड करते हैं, किसको, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगी, स्पीड। और अगर आप इसको भी टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। और ये एवरेज वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं। तो स्पीड क्या है, स्पीड हम रिलेट करते हैं डिस्टेंस से, और वेलोसिटी हम रिलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट से। जो हमारी बच्चों स्पीड है, स्पीड हमारी टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव, वो हम डिस्टेंस ओवर टाइम को स्पीड से रिलेट करते हैं। अगर हम बोल दें हाउ एन ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग फास्ट, या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी तेज चल रहा है, डायरेक्शन वर्ड ऐड कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे डिस्टेंस बड़ा है वैसे ही स्पीड भी बड़ा होगा, किससे, वेलोसिटी से, ठीक है। आगे चलते हैं इसी में। आप बेसिक बात कर चुके हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्पीड और वेलोसिटी। डिस्टेंस पॉजिटिव, स्पीड भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो वेलोसिटी भी। कहने का मतलब है जो प्रॉपर्टी आपकी डिस्टेंस की है वही स्पीड की होगी, और जो डिस्प्लेसमेंट की है वो आपकी वेलोसिटी की होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है वो आपकी स्पीड है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई एक फिक्स डायरेक्शन होगी, वो हमारी वेलोसिटी है, ठीक है। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ये बेसिक आपने हर जगह पढ़ा होगा। पहली बात, अगर सर्कुलर मोशन है, वैसे तो हम सर्कुलर मोशन आगे भी पढ़ेंगे, आपको पता है कि हमारे 11th क्लास में सर्कुलर मोशन का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन आ गई आपके पास कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे।
आप कह सकते हैं जैसे हमने एक सर्कुलर मोशन बनाया और ये पार्टिकल आपका ए से स्टार्ट किया और बी पे पहुंच गया, और ए से स्टार्ट किया, सी पे पहुंच गया और डी पे पहुंच गया। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती है, और ये आर रेडियस है। तो अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है किसी सर्कल में, तो आप ये कह सकते हैं सर जब ये ए टू बी जाएगा, या आप बोल सकते हैं सर ये जब ए टू सी जाएगा, या आप कह सकते हैं सर ए टू डी जाएगा और ए टू ए आ जाएगा। 4 केस हो सकते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा डिस्टेंस, पहले हम डिस्टेंस को एक्स से लिख लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट को हम लिख लेते हैं एस से, ठीक। देखिए टोटल अगर इसकी रेडियस आर है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 2 पाई आर, ये तो आप जानते हैं। तो 2 पाई आर का एक कौन सा हिस्सा है बच्चों 1/4, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर/4। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है सर, ये इसका हाफ हाफ है, तो टोटल डिस्टेंस का आप क्या कर दीजिए हाफ कर दीजिए, ये सर 1/3 हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर, ठीक है, और उसका है कितना है 1/3, ठीक है। तो जब इसका 1/3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप क्या कर लीजिए 3/4 कर लेंगे, 1/3 मतलब 3/4 हो गया, सॉल्व कर लेंगे, और जब ए टू ए हो जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2 पाई आर। तो आप ये कह सकते हैं सर 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस है, अगर 1/4 चल रहा है तो 1/4 से डिवाइड कर देंगे, अगर हाफ चल रहा है 1/2 से डिवाइड कर देंगे, अगर आपका आपका 3/4 चल रहा है तो 3/4 से डिवाइड कर देंगे, अगर आपका पूरा कवर करके आ जा रहा है तो 2 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालोगे जब 8 से बी जाएगा, देखो ये भी आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, तो ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, r² + r², तो ये कितना आ जाएगा √2r, ठीक है। ये √2r आएगा। अगर आप ध्यान से देखें हमने ए टू डी जो लिया है ये भी √2r आएगा, क्योंकि आर आर, तो ये भी कितना हो जाएगा √2r। अच्छा ए से सी जाएगा तो डायमीटर पूरा कवर हो रहा है तो 2r, और ए से ए आ जाएगा तो 0। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ए से बी जाने में टाइम कितना लग रहा है, ए से बी में जाने में टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, तो बताइए वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड कितनी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन गए हैं यहाँ से कि आपको ये बोल दिया है कि एक सर्कुलर मोशन करने में टाइम दे दिया है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर कंप्लीट एक राउंड ले लें हम, उसमें टाइम टी लग रहा है, ठीक है, कंप्लीट राउंड में टाइम टी लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन आपको बने हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि 2t टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ होगा, ठीक है ना। तो जैसे एक चक्कर लगाने में टी लग रहा है, एक चक्कर में टी, दूसरे चक्कर में टी, तो पार्टिकल कहाँ पे होगा ए पे, समझ रहे हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा जी, अगर ऐसे क्वेश्चन में हो के वेरिएबल क्वेश्चन आ जाए, आप कैसे कह सकते हैं सर वेरिएबल। देखिए मान लो ये सर्कल है, मान लीजिए क्वेश्चन ये दे दिया कि पार्टिकल ए पे है, ठीक है, और यहाँ से v स्पीड से चल रहा है, ठीक, और पार्टिकल किसी एंगल मान लो थीटा के बाद बी पे चले गया, क्योंकि हमेशा वेलोसिटी क्या होती है टेंजेंशियल टू पाथ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ए टू बी में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा जब पार्टिकल ए से बी चले जाएगा तो फाइंड वेलोसिटी, क्लियर। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए आप वेक्टर का यूज करेंगे। देखिए जब भी ऐसे दो एंगल दिए रहेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा 2r sin θ/2। ये वेक्टर फॉर्मूले से हम निकालते हैं, ये बात ध्यान रखना। और सेम चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 2r sin θ/2। सॉरी इसको v कर लेते हैं, v, ये v आपको दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक। आगे अगर हम अगले पॉइंट डिस्कस करें इसके, तो थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो ये है बच्चों, जैसे स्पीड है, ठीक है, या वेलोसिटी है, दोनों में आप ध्यान रखिए। तो स्पीड या वेलोसिटी, देखो स्पीड और वेलोसिटी में बस बेसिक डिफरेंस ये है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन है। इसको हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म। क्लियर है यहाँ तक। हम यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं एवरेज, एवरेज, ठीक है। और इसी को हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस।
तो अलग अलग टाइप की हमारी स्पीड हो सकती है, अलग अलग टाइप की वेलोसिटी हो सकती है। अगर यूनिफॉर्म बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, देखो हमारा जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस ओवर टाइम है। अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म हो जाएगी, अगर नहीं कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अगर किसी टाइम इंटरवल में, जैसा आपने बोला कि आप 0 या 2 बजे घर में थे, 4 बजे आप घूमने चले गए, तो ये एवरेज में काउंट हो गई। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछ रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 2 मिनट में आप कहाँ थे, तो इंस्टेंटेनियस, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस जो है बच्चों, ये कैलकुलस से निकलता है, ठीक है। कैलकुलस से कैसे निकलेगा, आपको एक्स दिया रहेगा या आप एस कर लीजिए, एस आपको गिवन रहेगा, एस आपको गिवन रहेगा, और आपसे कहेंगे वी निकालो, क्लियर। और वी से कहेंगे आपको ए निकालो, ए मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो हम ये एस से वी निकाल लें, वी से ए निकाल लें, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालेंगे। तो सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है बच्चों, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। मतलब डी एस ओवर डी टी का जो डिफ्रेंशिएशन है, डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन है, वो वेलोसिटी है। और एक्सेलरेशन क्या है, जो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन हमारा रिप्रेजेंट करता है स्लोप। तो आप ये भी कह सकते हैं एस टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगी, और जो वी टी ग्राफ का स्लोप होगा वो आपका एक्सेलरेशन होगा। आपको एस दिया होगा, आप वी निकाल सकते हैं, वी दिया होगा, ए निकाल सकते हैं। अगर आपको रिवर्स से जाना होगा ऐसे, तो आपको फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक हम इसको फटाक से इसका वो करते हैं, फिर आगे समराइज करेंगे। अभी तक जितने भी पॉइंट आए बच्चों, सारे हम इसको कवर करने जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है या चौथा पॉइंट मान लीजिए इसको, आपको एस दिया है, ठीक है। और एस से आप क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, डी एस ओवर डी टी। और आपको वेलोसिटी दी है, ठीक है। तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करोगे, डी वी बाई डी टी, क्लियर। रिवर्स आना है, मान लो आपको एक्सेलरेशन दिया है, ठीक है, और वेलोसिटी निकालनी है, तो आप वेलोसिटी का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। और आपको मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है, और आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाएंगे और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाएंगे, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। अगर हम वापस आएंगे तो हमें इनका इंटीग्रेशन करना है। ए का करेंगे वी आएगा, वी का करेंगे एस आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें, 3 ग्राफ आपके पास हो सकते हैं, एस टी, वी टी और ए टी, ठीक है। 3 ग्राफ हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर डी वाई बाई डी एक्स हमने लिखा है, इसका मतलब है डिफ्रेंशिएशन करना है वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको हम अगर थीटा के टर्म में लिखें तो टेन थीटा लिख सकते हैं। और यही कैलकुलस के टर्म में क्या है, स्लोप या रेट चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर आपको ये कहा जाए कि इनका स्लोप क्या होगा, तो एस टी ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना है तो ये वेलोसिटी होगा, वी टी ग्राफ का अगर आपको स्लोप निकालना है तो ये एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ए टी ग्राफ का आपको पढ़ना नहीं है। और अगर आपको एरिया निकालना है तो इसको छोड़ देना है, वी टी ग्राफ का होगा डिस्टेंस और या डिस्प्लेसमेंट। जनरली डिस्प्लेसमेंट होता है, पहली प्रेफरेंस आप डिस्प्लेसमेंट को देंगे और दूसरी आप डिस्टेंस को देंगे, ठीक है। और इसका होता है चेंज इन वेलोसिटी, ये बहुत काम का है, हम इसको अवॉइड कर देते हैं। आप कहेंगे सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो ये बात ध्यान रखिए बच्चों, अगर आप कोऑर्डिनेट को सब पॉजिटिव बना लोगे तो डिस्टेंस निकलेगी। अगर जो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लो, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव लोगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा। पहली बात तो ये आपने इससे कंफर्म कर ली। दूसरी बात क्या है बच्चों, देखिए जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और ऐसे आपको कोई कर्व दिया है और ये आपको थीटा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो हम क्या निकालेंगे, स्लोप, और होता है क्या है, एक्सेलरेशन। और जब भी थीटा दिया होगा तो आप ये यूज करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। और टेन थीटा का मतलब ही क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक। क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है, ठीक है, नहीं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना है एंगल को, क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है। बहुत आपके नीट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि कितना आंसर होगा, जैसे आपको एक थीटा दे दिया जाएगा, याद रखना टाइम एक्सिस से एंगल देखना है, कई बार टी ऊपर हो सकता है, वी नीचे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था आपके वहाँ, एक एंगल यहाँ था, जैसे थीटा 1 है और एक ये है, ये थीटा 2 है, 2 पार्टिकल का वैल्यू दिया था।
तो आप जब इसको निकालेंगे पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा टेन थीटा वन, पहले वाले का जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा टेन थीटा वन, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा ए टू इक्वल टू टेन माइनस थीटा टू, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये तो तब है जब आपको टी का फंक्शन दिया है, यहाँ पर भी एस टी का फंक्शन दिया है, वी टी का फंक्शन दिया है। कभी क्या एक दो बार आपसे ऐसा क्वेश्चन हुआ है कि वी जो है वो एक्स का फंक्शन है? कैसे? मतलब आपसे एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे कि टी इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, तो आप क्या निकालिए, वेलोसिटी निकालिए। तो यहाँ पर एक आप फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, तो आप इसको डी एक्स से डिवाइड कर दो और यहाँ से भी डी एक्स से डिवाइड कर दो, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता है वी, तो आंसर हो जाएगा वी डी वी बाई डी एक्स। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं जहाँ पर आपको वेलोसिटी एक्स का फंक्शन होगा। ध्यान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल। ये आप पूरा कैलकुलस का मैंने समराइज कर दिया। आगे चलते हैं। आपके नीट के पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन बहुत बार आया है, वो क्या है देखिए। जैसे यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन है, पहले टॉपिक अगर मैं बताऊं, ये 5 हो गया हमारा पॉइंट, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखिए इतना तो आपको करके जाना ही जाना है, और वो कुछ नया पूछेंगे फिर आपका दिमाग लगना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में पहला केस ये हो सकता है कि जैसे ये पूरा एक हमारा ट्रैक है। ठीक है, पहली ये जो D1 डिस्टेंस है वो T1 से कवर करी, दूसरी D2 डिस्टेंस जो है वो T2 से करी। ठीक है, पहले दो ले लेते हैं, मान लो दो डिस्टेंस दी। ठीक है, पहली D1 डिस्टेंस T1 से करी, और ये T1 T1 से करी, T1 T2 से, और ये V1 V2 से। और आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आपका फॉर्मूला भैया याद आ जाना चाहिए कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट D1 प्लस D2। ठीक है, ऐसे ही मान लो बहुत सारे हैं, और ये क्या हो जाएगा, टाइम लिखेंगे तो T1 प्लस T2। अब जरूरी नहीं आपको टाइम दिया है, तो आपको टाइम किससे निकालना पड़ेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम से। तो D1 बाई D1 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और जो हमारा टाइम हो जाएगा वो D1 बाई V1 प्लस D2 बाई V2। मतलब या तो ये दिया रहेगा तो आप ये लगा लेंगे, अगर ये नहीं दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तो फिर आप ये लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या आया था देखिए, पहला केस इसका ये है कि एक D डिस्टेंस है, जैसे टोटल डिस्टेंस D है या 2D है, पहली D डिस्टेंस V1 से करी, दूसरी D डिस्टेंस V2 से करी, तो V एवरेज कितनी होगी। तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। और आपको ये याद होना चाहिए 2V1 V2 V1 प्लस V2। क्लियर है यहाँ तक? पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारी डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्टेंस आपकी इक्वल है, T1 की भी इक्वल है, T2 की भी इक्वल है। अगर यही केस एक बार आपको ये आ गया था कि ये टोटल डिस्टेंस 3D है, मान लो पहली डिस्टेंस D, दूसरी D, तीसरी D, मतलब पहली इक्वल डिस्टेंस V1 से, दूसरी V2 से, तीसरी V3 से, तो V एवरेज की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाना चाहिए 2V1 V3 V1 V2 V2 V3 V3 V1। आप मैंने इसी से निकाले हैं, आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। आप इसमें पुट कर लीजिए, अगर निकाल पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, और इजी भी पड़ेगा। ठीक है, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया देखिए कि एक पार्टिकल है, उसकी ए पर वेलोसिटी आपकी V1 है और बी पर वेलोसिटी V2 है, तो सी पर बताओ। ठीक है, सी क्या है, मिड पॉइंट भी हो सकता है, तो सी पे वेलोसिटी हो जाएगी रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये डायरेक्ट पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाला क्या था, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकंड हाफ डिस्टेंस। ये था फर्स्ट हाफ, मैं फर्स्ट हाफ लिख देता हूँ ऐसे, और क्या डिस्टेंस। जब फर्स्ट हाफ डिस्टेंस आपको दिया रहेगा और सेकंड हाफ डिस्टेंस दिया रहेगा कि दोनों इक्वल हैं, तो ये होगा। सोचो अगर इसी में कोई, मैं केरला सेट का पेपर देख रहा था, उसमें लिखा था फर्स्ट हाफ टाइम और सेकंड हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम और सेकंड हाफ टाइम बराबर हैं। आप सोचिए अगर टाइम बराबर होंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। अगर ये कंडीशन आपको दी होगी तो टाइम में अगर ये आ जाएगा D1 D2 बाई 2, ये क्या आ जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 बाई 3। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो ये बहुत बेसिक सी बात है, आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, और एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कई बार आपसे पूछा गया है। क्या क्वेश्चन ये है बच्चों
कि एक कार है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक कार है वो एक्सेलरेट हुआ। एक्सेलरेट कैसा होगा, देखिए ये आपको एक ग्राफ दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। ऐसा होगा कि एक्सेलरेट हुआ v वेलोसिटी तक, ठीक है, उसके बाद डी एक्सेलरेट हुआ, ठीक है, और जब एक्सेलरेट हुआ तो इसका एंगल अल्फा था, और जब डी एक्सेलरेट हुआ तो उसका एंगल बीटा था। कहने का मतलब है एक कार थी जो चली, तो पहले उसने एक्सेलरेशन लिया होगा, जब उसने एक्सेलरेशन लिया बच्चों तो अल्फा उसका कांस्टेंट रेट था, उसके बाद डी एक्सेलरेशन हुआ तो उसमें फिर उसका रेट बीटा था, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये टाइम आपका t1 है और ये वाला टाइम t2 है, तो बताओ कि इसकी v मैक्सिमम कितनी होगी। ये जो वैल्यू थी v मैक्सिमम की थी जहाँ तक ये एक्सेलरेट हुआ, और ये v और t ग्राफ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहिए तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, v मैक्स इक्वल टू ये आपका अल्फा हो जाएगा, सेम v मैक्स टोटल टाइम हम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक t ले लें तो ये हो जाएगा t माइनस t1 इक्वल टू बीटा। दोनों को सॉल्व कर लें अगर, तो v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू टोटल टाइम। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में आपको पता ही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका अल्फा बीटा। देखिए ये ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसमें हमें टी को बढ़ाना है, तो अल्फा प्लस बीटा और ये टी का स्क्वायर हो जाएगा और हाफ आ जाएगा बाहर, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो आपकी टी है टोटल, और हाइट कितनी है, हाइट आपकी है वी मैक्स, तो हमने वी मैक्स की वैल्यू रख दी और टी, तो आप इसको भी याद कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, कई बार आ जाता है कि एक्सेलरेशन का रेशियो निकालो, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा एक्सेलरेशन। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर दोनों पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखें t1 बाई t2 तो ये कितना आ जाएगा a2 बाई a1। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये आएगा कार एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी तक गया, फिर डी एक्सेलरेट हुआ बीटा के उससे, तो वी मैक्स बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आपको ये डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी कई बार आ चुका है, या आप ध्यान रखिएगा, ठीक। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं इसमें, तो छठा पॉइंट हमें ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ये मेरी आपसे बच्चों गारंटी है। आप बस इस रिवीजन चेकलिस्ट को अच्छे से फॉलो करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बना पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे हमारे n बंदे हैं, क्वेश्चन ये आता है कि n पर्सन है, मान लो n लोग हैं, ठीक है, और ये n साइड के रेगुलर पॉलीगन पे बैठे हैं, रेगुलर पॉलीगन पे बैठे हैं n साइड के बंदे, ठीक है। n लोग होंगे, कोई रेगुलर पॉलीगन आप जानते ही हो, मान लो ट्राइंगल है तो 3 है, और अगर स्क्वायर है तो 4 हैं, तो ऐसे n बंदे n साइड के एक रेगुलर पॉलीगन में बैठे हैं, और सब क्या कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं, कहाँ से, अपने कॉर्नर से। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये बंदा इधर को स्टार्ट कर रहा है, ये बंदा इधर को स्टार्ट कर रहा है, और ये बंदा इधर को स्टार्ट कर रहा है। अगर मान लो स्क्वायर है, ठीक है, ये बंदा यहाँ पर है तो इधर को स्टार्ट कर रहा है, ये वाला बंदा ऐसे स्टार्ट कर रहा है, ये इधर को, ये इधर को, मतलब एक दूसरे के सामने को नहीं चल रहे हैं, ठीक है। n पर्सन n रेगुलर पॉलीगन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। और पॉलीगन की जो साइड है, मान लेते हैं वो a है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो बंदे कहाँ पर मिलेंगे, और स्पीड सबकी सेम है, ठीक है। पार्टिकल की जो, या आप बोल सकते हैं n पर्सन की जो स्पीड है, ईच ऑफ v है, सबकी v स्पीड है, मतलब यहाँ से जो a से चल रहा है वो भी v में चल रहा है, जो b से चल रहा है वो भी v में चल रहा है, जो c से चल रहा है वो भी v से है, सेम यहाँ भी v है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि वो बंदे कहाँ पर मिलेंगे, द पर्सन विल मीट, कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे सेफ एरिया क्या है, इतना तो उसको चलना ही पड़ेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद वो सेंटर पे आ सकता है। मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, ये नहीं कि कहाँ मिलेंगे, मतलब मिनिमम डिस्टेंस, कितनी मिनिमम डिस्टेंस कवर करे जहाँ पर वो मिल जाए। जैसे बी वाला है वो यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ जाएगा, सी वाला यहाँ तक जाएगा यहाँ जाएगा, डी वाला यहाँ तक जाएगा फिर यहाँ जाएगा, सेम यहाँ पर भी यहाँ तक गया तो यहाँ गया, ये वाला यहाँ तक गया यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ तक गया यहाँ पर गया, मतलब मिलेंगे कहाँ, सबसे पहले सेंट्रॉइड पे। इसके तो सेंट्रॉइड हो गया, इसका आपका सेंटर हो गया, तो उसकी जो कितने टाइम बाद मिलेंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो वो टाइम कितना लगेगा। अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, आपको ये कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ए आपकी साइड है, वी आपकी वेलोसिटी है, 1 माइनस कॉस, जनरलाइज आंसर है तो इसको आप ध्यान रखिए,
अगर आपसे पूछेंगे कि डिस्टेंस कितनी कवर होगी, तो आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो आपका ये वेलोसिटी है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 - cos 2π/n। तो आपको ये याद करना है, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कितने टाइम बाद मिलेंगे, ये कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर तो वेलोसिटी हटा दो, ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। जहाँ पर आप बता दूँ, एन आपकी साइड है और ए आप ना, एन आपकी नंबर ऑफ साइड है। एन क्या है, नंबर ऑफ साइड। जैसे आप इसमें 3 रखेंगे, 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 रखेंगे। और ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड, या साइड लेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या हम नीट के लिए, ये नीट रिवीजन चेकलिस्ट है, क्या जेई के लिए देख सकते हैं? भाई बिल्कुल देख सकते हैं। बेसिक नीट में जितना बढ़िया पूछा जाता है उतना जेई में भी नहीं पूछा जाता, समझ रहे हैं? तो वीडियो आप कहीं भी देख, किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं, बस सिलेबस कवर होना चाहिए ना, सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। ठीक है, तो आपका छठा पॉइंट था। ठीक है, बस एक लास्ट पॉइंट मैं आपको डिस्कस करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों कुछ फाइनल पॉइंट हम डिस्कस करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। पहला पॉइंट, डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कब होगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में होगा और अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा। और इसको अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी आपकी कांस्टेंट होगी। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर जो कोई भी पार्टिकल है उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वही आपका क्या होगा, स्पीड होगा। नेगेटिव एक्सेलेरेशन डज नॉट इम्प्लाई रिटार्डेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो नेगेटिव एक्सेलेरेशन है वो रिटार्डेशन नहीं बताता। ठीक है, आप हमेशा एक बात ये बच्चों ध्यान रखना, जो हमारा नेगेटिव एक्सेलेरेशन है वो हमारी चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे ले रहे हैं। जो रिटार्डेशन है वो बताता है डिक्रीज इन स्पीड। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है वो रिटार्डेशन है। वेलोसिटी में से हम इसको रिलेट नहीं करते। तो पार्टिकल की अगर स्पीड कम है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, तब हम उसको रिटार्डेशन करेंगे, नॉट वेलोसिटी। अच्छा जी, जीरो वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि जीरो एक्सेलेरेशन होगा। जब आप किसी पार्टिकल को ऊपर को फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलेरेशन जी लगता है, लेकिन वेलोसिटी वहाँ पे जीरो होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेट्सन रीजन में आपके लिए बन सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, जहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब समझ रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। ऐसा एक्सेलेरेशन जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट है उसी को हम कांस्टेंट कहेंगे। आप ये कह सकते हैं सर क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ये लगेंगे, तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, समझ रहे हैं? तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फोर्थ वाली है nth सेकंड के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा nth सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट है तो इतने सेकंड में कितना होगा, तो आप इसको लगाइएगा। आप ये भी कह सकते हैं h इक्वल टू 2n-1, n यहाँ पर nth सेकंड है। तो यहीं से हम गैलीलियो ऑड स्क्वायर लॉ भी निकालते हैं। अगर पहली सेकंड में देखें 1 आएगा, ठीक है, और दूसरी सेकंड में 2 आएगा, तीसरी सेकंड में 3 आएगा, तो ये हमेशा 1:3 और 5 आ जाएगा। आप यहाँ पे 1 रखिए तो 1 आएगा, 2 रखिए 3 आएगा, 3 रखिए तो 5 आएगा। तो इसी को हम गैलीलियो ऑड स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, ये हम कब लगाएंगे, जब nth सेकंड की बात होगी, या कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी स्टार्ट होगी रेस्ट से और फिर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन फॉलो करेगी, तभी ये लगेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आप इसको ध्यान रखिए। और ये वाला जो हमारा साइन ऑफ एक्सेलेरेशन हो, हमको ये नहीं बताता है कि पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है या स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। साइन ऑफ एक्सेलेरेशन बच्चों डिपेंड करता है चॉइस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। आप पॉजिटिव डायरेक्शन के एक्सिस में लोगे तो पॉजिटिव दिखाएगा। तो इसीलिए आप अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है तो ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल स्पीडिंग अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, समझ रहे हैं? और आगे हम बात करें, अगर जो हमारा ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वहीं पर लगाओगे जहाँ पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा। और किसी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री बतानी है, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो हम 2 कंडीशन पे डिपेंड करता है, एक तो इनिशियल कंडीशन और एक एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें और बहुत सारी चीज़ें की, अब देखिए इस चैप्टर, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आप इसमें अपने को प्रिसाइज करिए। ठीक, जितना आप इसको प्रिसाइजली पढ़ेंगे उतना आप इसमें फायदे में रहेंगे। ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा है, SCB करने जाएंगे बहुत बड़ा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक था जो मुझे बताना ज़रूरी था। ठीक है, और मैंने कोशिश करी इसमें बहुत सारे पॉइंट कवर करने की। ठीक है, इसमें कितना भी पढ़े कम ही पड़ जाता है, इसलिए
आप इसको इतना मान के अपना रिवीजन ये वाले टॉपिक में इतना ही रखें। इसमें मैं अभी 2 वीडियो और बनाऊंगा। 2 कौन सी? एक मैं बनाऊंगा काइनेमेटिक्स के ग्राफ, हर टाइप के ग्राफ के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, या टाइप बताऊंगा। दूसरा मैं कराऊंगा फ्री फॉल। फ्री फॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे तो नीट से हट चुका है, लेकिन क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों? इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे सिलेबस में है, तो वो फिर फ्री फॉल में भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपका क्विक रिवीजन हुआ होगा। भले आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं, अगर आपने ये पढ़ा है और आपको चीज़ें समझ में आई है तो आप बहुत अच्छे ट्रैक में, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन लगाइए। फिजिक्स का एक ही रूल है बच्चों, और कोई रूल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपको फिजिक्स कैसे आएगी। हमसे सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, हमारे बार बार नंबर 100 ही रह रहे हैं। उस सिली मिस्टेक्स को दूर करने के लिए बस एक ही तरीका है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए, कोशिश करिए कि पूरे चैप्टर को 1 या 2 पेज में ख़त्म कर दें। शॉर्ट नोट्स 1 चक्कर देख लें दिन में, 2 राउंड 3 राउंड जितनी बार आपको टाइम मिलता है, और क्वेश्चन करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ अभी नीट के पेपर को टाइम है, आप क्वेश्चन करिए। आप रोज़ ये मान के चलिए कि 15 या 20 क्वेश्चन डेली चैप्टर वाइज करिए। ये टारगेट बना लीजिए, एक डीपीपी लगानी है, और ओवरऑल दिन के कम से कम 50-60 क्वेश्चन विद अंडरस्टैंडिंग करिए। हफ्ते में 2 दिन ये देखिए कि मेरे से क्या गलती हो रही है, तो आप ज़रूर उसमें सफलता पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी ग्राफ की रहेगी और उसके बाद फ्री फॉल हो जाएगा, तो फिर हम ऐसे ही सीक्वेंस में आगे को चलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल नया है बच्चों, आप ज़रूर इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।